हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईस्पिक्स फोरम। आज हम आपको वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं जो आपने मुझसे अभी तक पूछे हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट किए थे। और सो मेरे वीडियो के कमेंट्स आए हैं और पर्टिकुलरली मेरे फोरम पर से पूछे गए हैं, मेरे ब्लॉग्स पे कमेंट्स आए हैं और मेरे को पर्सनली ईमेल्स भी किए गए और फेसबुक पे भी। इस वीडियो को वैसे तो मैं बहुत पहले बनाने वाला था, बट मैंने सोचा कि इस पूरे वीक में जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर्स मैं दूंगा। इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपको बोला था कि 2 से 3 दिन में वो वीडियो में लाऊंगा आपके क्वेश्चंस के जवाब का, लेकिन मैंने पूरा वीक निकाला। मैं चाहता था कि मैं पूरे वीक में जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिले उनके सबके आंसर मैं एक साथ दे सकूं, और थोड़ा समय की भी प्रॉब्लम रही, इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पाया। और मैंने आपको बोला था कि मैं रिटायरमेंट प्लानर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, पर वो वीडियो पर मेरा काम चल रहा है अभी और बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाली है। तो अब समय ज़्यादा ना करते हुए मैं पहले आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा जो मुझसे फेसबुक पे पूछे गए हैं, मेरे फोरम पे पूछे गए हैं, आप लोगों ने मेरे से कमेंट किए और कमेंट के थ्रू पूछा है, वो उन पे आंसर्स है। जैसे मैंने बोला था कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगा, यानी क्वेश्चन एंड आंसर्स पे मैं दूसरी वीडियो सीरीज में लाऊंगा और आपको बताऊंगा आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके सबके आंसर्स मैं दूंगा। तो वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में जो मुझसे पूछा गया है वो मिस्टर विनय राज दसारी जी ने पूछा है। उनका क्वेश्चन है कि बेसिकली वो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए पूछना चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनके पास 90,000 रुपीज़ अमाउंट है और वो 18 से 22 साल के लिए लगाना चाहते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए वो मंथली SIP करना चाहते हैं 10,000 रुपये की। और उन्होंने फंड के नाम भी मुझसे पूछे हैं। मिस्टर विनय जी, पहले तो मैं आपसे बता दूं कि बेसिकली मेरा मानना जो है शॉर्ट टर्म वो कुछ और है। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करता हूं तो शॉर्ट टर्म मेरे लिए 3 साल भी है और इवन में शॉर्ट टर्म 5 साल भी है। वो आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर है कि आप कैसे चाहते हो। बट जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आपने 90,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना है और 90,000 अमाउंट अब जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसको 18 से 22 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये मैं एज पर द रिस्क एपेटाइट आपकी जाना चाहूंगा कि अगर मुझे मान लीजिए कि 18 से 22 साल के लिए 90,000 रुपये लगाने पड़ेंगे तो एक काफ़ी लंबा पीरियड है। तो पहले आप ये देखिए कि आप इसको किस पर्पस के लिए लगा रहे हो, कौन सा गोल है आप जिसके थ्रू जिसको आप अलाइन करना चाहते हो इस अमाउंट से, इस इन्वेस्टमेंट से। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप 70% पैसा तो आप लार्ज कैप फंड्स में लगाइए और 30% पैसा आप मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में लगाइए। अगर लार्ज कैप फंड्स में मुझे निवेश करना है तो लार्ज कैप फंड में मैं सजेस्ट करूंगा कि गो विद द कोटक सेलेक्ट फोकस फंड और SBI ब्लू चिप फंड। और मिड कैप और स्मॉल कैप में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप HDFC स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिए। फंड की चर्निंग रेशो काफी अच्छी है, फंड कम करता है, अपने पोर्टफोलियो पे चर्निंग कम करता है, फंड्स के रिटर्न्स भी अच्छे हैं, फंड्स की कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, और फंड्स की सबसे खास बात है फंड्स का बीटा, जो कि फंड्स की वोलेटिलिटी, यानी आपको रिटर्न्स तो अच्छे मिलेंगे ही, साथ में वोलेटिलिटी भी आपको कम मिलेगी आपके फंड पे। तो मेरा फेवर तो ये रहेगा कि अगर मिड कैप में आप HDFC स्मॉल कैप में लगाइए। और L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड एक न्यू एंट्रेंट फंड है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, तो L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड में लगाऊंगा मैं। और लार्ज कैप में मैं 70% पैसा जिसमें मैं कोटक सेलेक्ट फोकस फंड, जिसके अच्छे खासे रिटर्न्स रहे सिंस इंसेप्शन से, और फंड्स का बीटा भी अच्छा है, फंड्स की वोलेटिलिटी भी अच्छी है, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी अच्छा है। टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, और आप इवन खुद भी गूगल कर सकते हो, खुद रिसर्च कर सकते हो कि फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इवन मैंने इस पे ब्लॉग भी लिखा हुआ है, अपने डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है मैंने अपने आईस्पिक्स फोरम का, जिसको मैं रेगुलरली मेंटेन करता हूँ। उसमें मैं अपने आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो एक बार। वहाँ पे मैंने लार्ज कैप फंड्स के बारे में भी दिया हुआ है और स्मॉल कैप फंड्स के बारे में भी दिया हुआ है। लार्ज कैप फंड्स में मैंने आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोटक सेलेक्ट फोकस फंड और SBI ब्लू चिप फंड, और मिड कैप में आप HDFC स्मॉल कैप फंड में निवेश कीजिए। मेरा तो सजेशन यही रहेगा। और मिड कैप, जैसे मैंने बताया कि मंथली SIP अगर आप कर रहे हो तो मंथली SIP में आप किसी भी लार्ज कैप फंड्स में कीजिए। अगर आपका पीरियड कम है, यानी आपकी रिस्क एपेटाइट कम है और 3 से 4 साल के लिए लगाना चाहते हो, तो आप उन फंड्स में किसी भी लार्ज कैप फंड्स में कीजिए। लेकिन मिड कैप में बिल्कुल भी मत कीजिए, मेरी राय बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि मिड कैप काफी वोलेटाइल फंड्स होते हैं, आपके प्रिंसिपल पार्ट्स को इरोड कर सकते हैं। बट अगर आपका पीरियड शॉर्ट टर्म का, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप 1 साल के लिए लगाना चाहते हो, तो मैं आपको बिल्कुल मना करना चाहूंगा कि आप इक्विटी में एंटर कीजिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म पीरियड है बिल्कुल 1 साल के लिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में लगाइए। उसमें से एक फंड है जिसको मैं खुद भी फेवर करता हूँ, इसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, कोटक फ्लोटेड शॉर्ट टर्म फंड, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इन 2 फंड में से कोई सा भी फंड चूज करके अपनी रिसर्च के बेसिस पर, जैसे आप चाहो एक बार गूगल कीजिए, पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, इन 2 फंड्स में आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है मुझसे मिस्टर इसाक खान ने। मिस्टर इसाक खान ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है आदित्य बिरला सन लाइफ को लेके, कि वो ये तय करना चाहते हैं कि वो आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड में लगाए
या आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में, यानी जो कि एक लार्ज कैप फंड है। और वो इन दोनों में से पूछ रहे हैं कि मुझे किसमें निवेश करना चाहिए। दोस्त मैं आपको बता दूं मिस्टर इसाक खान कि आपकी रिस्क एपेटाइट पर है वो सब, कि मान लीजिए आप, और रिस्क एपेटाइट और आपके टेन्योर पे, मान लीजिए अगर आपका टेन्योर है जो आप इस जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आपका मान लीजिए आपको 10 साल 15 साल के लिए करना है, तो मैं फेवर करूंगा कि आप मिड कैप में और स्मॉल कैप में निवेश कीजिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है। लेकिन अगर अपने प्रिंसिपल पर रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आपका पीरियड भी शॉर्ट टर्म है, 5 साल 6 साल 4 साल 5 साल, तो आप लार्ज कैप फंड में यानी आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में निवेश कीजिए। दोनों फंड अच्छे हैं अपनी कैटेगरी में, दोनों ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, कंसिस्टेंसी रिटर्न्स रहे हैं फंड्स के। बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू मिड कैप फंड ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और फंड अपनी कैटेगरी में अच्छा है, रैंकिंग भी अच्छी है, ट्रेलिंग रिटर्न्स भी अच्छे हैं फंड्स के। और साथ में ही आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड भी अच्छा है, अब लार्ज कैप कैटेगरी में अच्छा फंड माना जाता है। अब दोनों में से अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर और अपने टेन्योर के बेसिस पे सजेस्ट इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद मुझसे पूछा है जो एक बहुत कॉमन सवाल है जिसको मैंने अपने इस क्वेश्चन के राउंड में शामिल किया है, बेसिकली मिस्टर उपमिंदर सिंह का, जो मुझे लगता है काफी लोगों के साथ होता है। उन्होंने मुझसे बोला है कि वो SBI ब्रांडी ब्रांच दिल्ली में गए थे और उन्होंने 500 रुपये महीने का निवेश करना था, एक रिटेल इन्वेस्टर है, पर उनको मना कर दिया गया। उनसे बोला गया कि आप सिर्फ 2000 रुपये महीने का निवेश कर सकते हो, और तो अब वो समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो क्या करे। और ये वीडियो बनाने का मकसद और ये चैनल का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं, रिटेल इन्वेस्टर्स की मदद कर सकूं। उपेंद्र जी मैं आपको एक बता दूं कि ऐसा होता है नॉर्मली, क्योंकि जितने भी रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं और एडवाइजर्स होते हैं उनका मकसद होता है कि ज़्यादा सा अमाउंट इन्वेस्ट करवाना, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हम छोटे इन्वेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे बाद में उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको अपनी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, उनको सही से एडवाइस नहीं मिल पाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे काफी सारे ऑनलाइन ऐप ऑप्शन अवेलेबल है, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऐप में अपना इंस्टॉल करना है। अगर आप थोड़ा बहुत ऑनलाइन यूज करते हो, फोन यूज करते हो, आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है, तो प्ले स्टोर पे जाके कोई भी एक ऐसा ऐप डाउनलोड कीजिए। काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है, 1 साल 1.5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अब है। आपको सिर्फ अपने आईडी प्रूफ यानी KYC आईडी प्रूफ सिर्फ फोन के थ्रू सबमिट करने हैं। इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से भी कर सकते हो, कुछ फंड्स ऐसे हैं जो 100 रुपए से भी आपका मंथली इन्वेस्टमेंट लेते हैं, उनमें से एक है रिलायंस लिक्विड फंड। और उसके अलावा भी जो नॉर्मली ऐसे जो पर्टिकुलरली जो रूल है वो यही है कि 500 रुपीज से आप SIP कर सकते हो। तो काफी सारे फंड्स हैं जो 500 रुपीज से आपको जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, SBI में भी है और काफी सारे फंड्स है, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐप के थ्रू जाइए और कोई रिस्क नहीं है। आप में से काफी लोगों को लगता है कि यार रिस्क है, मेरा पैसा कहीं चला तो ना जाए कहीं जो मैंने इन्वेस्ट करूं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ऑनलाइन या ऐप के थ्रू, आपका फोलियो जनरेट होता है और सारा इन्वेस्टमेंट कैंप्स में रिकॉर्ड, कैंप्स और कार भी जो भी रजिस्ट्रार है वहां पर रिकॉर्ड होता है। तो आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा डिटेल्स। तो आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं, किसी से एडवाइस लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप खुद इन्वेस्ट कीजिए। अब सब कुछ ऐप पे आपको एडवाइस मिलता है और काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है, आप वहां पे ट्राई कीजिए। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे दोबारा कमेंट कीजिए, मैं आपको, और मुझे आप मेल भी कर सकते हो पर्सनली, मैं आपको नेविगेशंस भी बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। मुझे लगेगा कि मुझे आपको स्क्रीनशॉट बताना चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा, और आपको चाहिए होगा कि मैं वीडियो के थ्रू बताऊं आपको तो वीडियो के थ्रू भी बताऊंगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और आपको ऐप्स के नाम भी बता दूंगा। लेकिन मैं जैसे वीडियो में मेरा रेस्ट्रिक्शन है, मैं किसी भी ब्रांड का नाम और किसी भी ऐप का नाम नहीं ले सकता हूँ। तो आप ट्राई कीजिए, ऐप काफी सारे अवेलेबल, आप गूगल पे सर्च कीजिए, काफी सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको। जस्ट ये टाइप करना है कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट, आपके पास काफी सारे ऐप्स का डिटेल्स आ जाएगा, उसमें उसके किसी के थ्रू भी इन्वेस्ट कीजिए। तो उसके बाद है हमारे पास जो मिस्टर पैसिव, ये एक क्लब है पैसिव इनकम क्लब, मिस्टर संदीप स्वामी जी का है। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि वो रेगुलर डायरेक्ट में कंफ्यूज है थोड़े से, और वो पूछना चाहते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट में करूँ रेगुलर में करूँ। और काफी बार ऐसा होता है और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि अगर वो डायरेक्ट में करते हैं तो उनको एडवाइजर को सजेस्ट नहीं करेगा, एडवाइस नहीं करेगा, क्योंकि उनमें उनको कमीशन नहीं जा रहा, रेगुलर में उनको कमीशन देना पड़ता है। तो मिस्टर स्वामी जी, मैं एक आपको बात बता दूं कि पहले ऐसा था कि हमें एडवाइस लेनी पड़ती थी और हमें रेगुलर्स में करने होते थे, डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं थे। डायरेक्ट ऑप्शन बेसिकली 2013 से आए हैं, उससे पहले रेगुलर्स ही होते थे। और ऐसा कोई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जैसे मैंने अभी इससे पहले आंसर दिया कि उपमेंद्र सिंह जी को, आपको भी मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा ये फेवर करूंगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। आपको ये अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आती तो मैं बताता हूँ कि आप एक एक्सेल पे कीजिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप 20-25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और आपने कभी कैलकुलेट किया है 1% का, सिर्फ 1% का जो कमीशन जाता है वो अगर आपको वापस मिलता है ऐसा रिटर्न, क्योंकि एक्सपेंस रेशो कम होती है फंड मैनेज करने के लिए डायरेक्ट में बेसिकली,
तो वो अगर आप उसे कैलकुलेट करोगे, उस पर कंपाउंडिंग फिगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग 20 से 25% की फंड वैल्यू ऐसा कमीशन जाती है आपके ब्रोकर को। तो आप रेगुलर में क्यों करोगे, आप डायरेक्ट में कीजिए। और डायरेक्ट में करने के लिए आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है कि वो एडवाइस करेगा नहीं करेगा, या आपके इमोशंस की बात, जैसे आपने मुझे कमेंट में पूछा है कि आपके इमोशंस की वजह से आप बेच ना दो, आप उसे सही से रेगुलेट नहीं कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट गो विद द डायरेक्ट ऑप्शन। एप्स अवेलेबल है, ऑनलाइन सिस्टम है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, केवाईसी तक ऑनलाइन होती है, और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हो, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हो। और एडवाइजरी के नाम पे तो काफी सारे एप्स अवेलेबल है जो आपको सिर्फ फ्री एडवाइस दे रहे हैं, एप्स में फ्री एडवाइस दे रहे हैं। और आप खुद भी देख सकते हो, गूगल करो, मनी कंट्रोल है, वैल्यू रिसर्च है, इतनी सारी वेबसाइट्स है जो आपको प्रॉपरली एडवाइस कर रही है, आपके फंड से रिलेटेड पूरा प्रॉपर एडवाइस करेगी, कौन से फंड में निवेश करे, कौन से फंड में नहीं। लेकिन डायरेक्ट में जाके ज्यादा बेनिफिट है, मेरा तो मानना यही है। तो आई थिंक कि मैं आपका आंसर दे पाया हूं। उसके अलावा है अगला क्वेश्चन मिस्टर डॉक्टर दिलीप सिंह चौधरी। ये बेसिकली एक मिस्टर डॉक्टर दिलीप सिंह चौधरी जी से मैं काफी टाइम से जुड़ा हूँ। आई बिलीव ये वीडियो शायद वो देख रहे होंगे, वो एक रेगुलर व्यूअर है मेरे वीडियोस के। वो पर्टिकुलरली मेरी वीडियोस हमेशा देखते रहते हैं और मुझसे क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं, मुझे पर्सनली ईमेल्स भी करते हैं। उन्होंने मुझसे CKYC के बारे में भी पूछा था पहले। अब उनका क्वेश्चन है बेसिकली कि रिलायंस लिक्विड फंड ट्रेजरी प्लान के बारे में पूछना चाहता है कि ये कैसा फंड है। सर ये बेसिकली एक लिक्विड फंड है और इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सेविंग अकाउंट। अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो, वहां पे आपको 3, 3.5, 4% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन लिक्विड फंड में, और खासतौर से रिलायंस लिक्विड फंड जो आप पूछ रहे हैं, वो एक लिक्विड फंड है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हो तो मेरा मानना यह है कि सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखिए, आप उसे लिक्विड फंड में रखिए, क्योंकि लिक्विड फंड से आप पैसा विड्रॉ इमीडिएटली कर सकते हो, इंस्टेंटली हो जाता है। यानी 2 बजे से पहले ट्रांजेक्शन जो भी विड्रॉ करते हो, अगले दिन मॉर्निंग में 10 बजे तक आपके पास पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। और काफी सारी जगह तो स्मार्ट डिपॉजिट और एक नॉर्मल इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। वो आपको मालूम है, जिस डॉक्टर दिलीप सिंह जी को उनको पता है कि इंस्टेंट ऑप्शन, इंस्टेंट विड्रॉल का ऑप्शन भी है, जिसमें आधे घंटे में और 1 घंटे में पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सेविंग अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है और बेटर है, क्योंकि वहां पे सेविंग अकाउंट में 3.5-4% का इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लिक्विड फंड में आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि अगर सेविंग अकाउंट का सब्स्टिट्यूट देख रहे हो तो लिक्विड फंड सब्स्टिट्यूट ऑफ सेविंग अकाउंट काफी अच्छा ऑप्शन है। और दूसरा क्वेश्चन है उनका कि CKYC और KYC में क्या डिफरेंस है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं काफी बार वीडियोस में दे चुका हूं, दोबारा देना चाहता हूं। देखो, CKYC और नॉर्मल KYC में कोई डिफरेंस नहीं है। पहले क्या होता था कि KYC होती थी जो नॉर्मली फिल्ड करते थे, फॉर्म सबमिट होता था। CKYC होती है सेंट्रलाइज्ड KYC। जब आपकी KYC रजिस्टर हो जाती है तो आपका एक CKYC नंबर जनरेट होता है। CKYC एक बार नंबर जनरेट हो गया तो आपको कहीं भी, चाहे बैंक में किसी दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन कीजिए, चाहे इंश्योरेंस लीजिए, या कहीं भी आप इन्वेस्ट कीजिए, कुछ भी आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कीजिए जिसके लिए आपको KYC के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, अब वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी CKYC और KYC में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप KYC वेरीफाइड है तो जरूरी नहीं है कि आपको CKYC दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। जब आपका KYC वेरीफाइड हो जाता है तो आपका CKYC नंबर जनरेट होता है, वो नंबर ही सही चाहिए। और जब आप दूसरी जगह किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अपना अकाउंट ओपन करते हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, तो सिर्फ CKYC नंबर जो देता है दैट इज इनफ। तो वो दैट इज सेंट्रलाइज्ड बेसिकली। पहले KYC नॉर्मल थी, आप हर जगह हर इंस्टीट्यूट में आपको KYC के डॉक्यूमेंट देने होते थे। आपको चाहे बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपको KYC के डॉक्यूमेंट देने होते थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो KYC के डॉक्यूमेंट देने होते थे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो डीमैट के लिए आपको KYC डॉक्यूमेंट देने होते थे। अब वो सब चीजें सेंट्रलाइज्ड हो गई। नहीं, आप कहीं भी एक जगह CKYC जनरेट कीजिए, CKYC नंबर जनरेट होगा, उसके बाद आपको कहीं भी अपने KYC डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप KYC वेरीफाइड है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी KYC वेरीफाइड हो, आपको दोबारा CKYC के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और इनके बाद मुझसे मिस्टर रंजीत मैथ्यू जी ने पूछा है, वो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 से 15 साल के लिए, और उनकी एज है 31। सर, जैसे आपने मुझे बताया कि 31 ईयर्स एज है आपकी, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि इक्विटी फंड्स में निवेश कीजिए, क्योंकि इक्विटी ही है जिसमें आपको रिटर्न्स अच्छे एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इन्फ्लेशन के बेसिकली जो इक्विटी कैन बीट द इन्फ्लेशन रिटर्न्स ओनली, कैन बीट द इन्फ्लेशन ओनली। अगर आप इन्फ्लेशन है 7% का और आपका रिटर्न मिल रहा है सिर्फ 8% का, तो 1% के लिए आप क्यों निवेश करोगे। तो अगर इक्विटी में आपको 12-13% मिला तो लगभग आपकी जो नेट रिटर्न है वो 5-6% की एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके इन्फ्लेशन से ज्यादा। तो इसलिए मैं हमेशा इक्विटी को प्रेफर करूंगा। और आपका पीरियड भी 10 से 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इक्विटी में कीजिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका टेन्योर, जैसे आपने मुझे बताया 10 से 15 साल, लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है, आप थोड़ा सा आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल से अलाइन करना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट आपको भी यही करूंगा कि आपके 2 लाख का 70% पैसा तो आप
लार्ज कैप फंड्स में, उसमें फिर वही दो फंड्स का नाम लूंगा मैं, कोटक सेलेक्ट फोकस फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड। और तीसरे नंबर पे आपके स्मॉल कैप फंड्स में मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड अच्छा ऑप्शन है। इवन आईटी बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो इन फंड में 30%। तो अब इस तरह से निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट में कर सको, ज्यादा बेटर होगा। तो आपके लिए मेरा यही है। इसके अलावा मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था, मैं नाम शायद नाम लिखना भूल गया हूं। उन्होंने मुझसे पूछा एलटीसीजी के लिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 1 लाख तक का एग्जाम्पशन क्या है एवरी ईयर मिलता है या वन टाइम जब हम फंड से एग्जिट करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में करने के लिए पूछा है। तो देखो नॉर्मली इस बजट पोस्ट बजट 2018 के बाद एलटीसीजी की कुछ डेफिनेशन चेंज हुई है। इससे पहले क्या होता था कि अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते थे तो 1 साल के बाद जो भी आपकी कैपिटल प्रोसीडिंग्स होती थी, यानी आपको जो विड्रॉ करने के बाद जो रिटर्न्स मिलते थे, पूरी फंड वैल्यू मिलती थी और जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं वो पूरी टैक्स फ्री होती थी, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अब बजट 2018 के बाद ये चेंज हो गया है, यानी बजट 2018 के बाद जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो भी आपकी कैपिटल प्रोसीडिंग्स हो रही है, कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है, उस पर आपको 10% टैक्स देना होगा अगर इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड की बात कर रहा हूं। लेकिन उसका एग्जम्पशन ये है कि अगर आपकी कैपिटल गेन 1 लाख से कम है, 1 लाख और 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको उस 1 लाख से ज्यादा वाले अमाउंट पे टैक्स देना है। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो उस पे आपको 10% टैक्स देना। अब कैसे? मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा फरवरी में, अब उसकी मान लीजिए 2017 में किया आपने, मान लीजिए 2017 में करा, अब मान लीजिए उसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए वैल्यू है। अब 2 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया, 3.5 लाख रुपए वैल्यू हो गया, यानी कैपिटल गेन कितना जनरेट हुआ? 1.5 लाख रुपए। लेकिन 1 लाख रुपए का है एग्जम्पशन, यानी अब आपको जो टैक्स देना है वो देना है 50,000 रुपए, यानी 50,000 रुपए पे 10% का टैक्स आपको देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वो 50,000 रुपए पे लगेगा। लेकिन अब ये हर साल लगेगा और इन्होंने मुझसे पूछा है कि जो 1 लाख का एग्जम्पशन है हर साल मिलेगा? नहीं। जब देखो नॉर्मली एग्जम्पशन आपको तब मिलेगा जब आप सेल करोगे, विड्रॉ करोगे अपने पैसे को, जब कैपिटल गेन जनरेट होगा। अगर आप अपने पैसे को रखोगे तो उसमें कोई कैपिटल गेन जब तक जनरेट नहीं होगा जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं करोगे। मान लीजिए आपने 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया हो 2 लाख रुपए का और आज उसको विड्रॉ कर रहे हो, तो अब अगर आपकी उसकी वैल्यू कैपिटल गेन आपका 1 लाख से ऊपर है तो जो भी रिमेनिंग 1 लाख से ऊपर है उस पर टैक्स लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर साल इंटरेस्ट जो आप ले लेगा उस पर टैक्स लगेगा। जब भी आप प्रोसीडिंग सेल करोगे, जब भी कैपिटल गेन जनरेट होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लगेगा आपको। तो काफी लोगों ने इसका लूप होल बना लिया है इस बजट के बाद। वो क्या करते हैं कि हर साल इन्वेस्ट करते हैं और मतलब आज मान लीजिए आज है 25 अप्रैल 2018, उन्होंने 25 अप्रैल 2018 में इन्वेस्ट किया, 24 अप्रैल 2019 में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब उस पूरे पीरियड में उनका 1 लाख रुपए जनरेट नहीं होता तो टैक्स से बच जाता है। उसके बाद उसे वो विड्रॉ करके दोबारा उसी फंड में इन्वेस्ट कर देता है, फिर दोबारा जनरेट होता है कैपिटल गेन, फिर वो 1 लाख से कम होगा, फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह से काफी लोग करने की सोच रहे हैं और इस बारे पे डिस्कशन चल रहा है ऑलरेडी कि अब इसका कोई ये लूप होल समझ लीजिए कि हर साल आप विड्रॉ करोगे, हर साल री इन्वेस्ट करोगे इस पैसे को, तो उस पर जो कैपिटल गेन जनरेट होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप विड्रॉ आप कर रहे हो, चाहे 10 साल बाद करो, 15 साल बाद करो, लेकिन जब भी कैपिटल गेन जनरेट होगा सिर्फ टैक्स आपको तभी लगेगा और वो भी 1 लाख के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर टैक्स लगेगा। तो उसके बाद जो मैं एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहता हूं एक यूजर को, जिन मिस्टर ओम आहूजा, इनकी फेवरेट बात ये रही है कि जब भी मैं नीचे कमेंट्स आते हैं यूजर्स के, ये हमेशा उनके आंसर्स देने की कोशिश करते हैं। इवन हमारे वीडियो में भी काफी बार ऐसा कुछ होता है कि जो हमको इंक्लूड करना चाहिए तो हमको सजेस्ट करते हैं। मैं आई एम रियली अप्रिशिएट मिस्टर ओम आहूजा, ये हमेशा मेरे फंड्स पे और मेरे यूजर्स को कमेंट्स करते रहते हैं। कुछ क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मैं खुद नहीं कमेंट्स कर पाता हूँ, आंसर्स नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मिस्टर ओम आहूजा और भी ओम आहूजा के अलावा मिस्टर राहुल पटेल भी है जो शायद कैनरा बैंक से, वो भी एडवाइस करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, कमेंट के आंसर देते रहते हैं। और आई एम रियली अप्रिशिएट टू मिस्टर ओम आहूजा और मिस्टर राहुल पाटिल, और इनके अलावा और भी 2-3 है जिनके मैं नाम अभी इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। तो ऐसे लोग, मैं चाहता भी यही हूँ कि इस कम्युनिटी का फायदा उन्हीं लोगों को मिले कि अगर हम लोगों को अगर हमें पता है आंसर्स और हमें पता है कि इसका आंसर क्या देना है, कमेंट में हमें पढ़ा है, तो हम अगर उसका आंसर दें तो डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी में फायदा होता है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि हम एक दूसरे की हेल्प करें सब। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में मालूम है, और ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ पता है, ऑब्वियसली आप में से काफी लोगों को काफी कुछ पता होता है। तो अगर आपको कुछ पता है और आप बता सकते हो, उसके आंसर दे सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट में उनके आंसर दीजिए। हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर भी कोई दे और इसी तरह से कम्युनिटी चलेगी आगे। तो अगर मैं आंसर नहीं देता हूँ, इसलिए मैं इनका मिस्टर ओम आहूजा और मिस्टर राहुल पाटिल का
दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने आंसर्स दिए काफी बार इन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया है। तो इसके बाद अलावा है मिस्टर नारायण राव पाटिल का क्वेश्चन जी, मिस्टर नारायण पाटिल, उन्होंने पूछा है कि कैम सेंटर क्या होता है, ब्रोकर है, बिना ब्रोकर के एसआईपी शुरू किया है, ब्रोकर से शुरू किया तो क्या होगा, ब्रोकर बिना ब्रोकर के एसआईपी, कुछ फर्क नहीं पड़ता मिस्टर पाटिल, आप ब्रोकर से करो या नहीं करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर बिना ब्रोकर के करोगे तो मैं प्रेफर करूंगा कि डायरेक्ट फंड में कीजिए, वहां पे रिटर्न्स भी ज्यादा मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में बहुत डिफरेंस मिलता है, उस पर वीडियो बना चुका हूं, पहले बता चुका हूं, आपको मालूम चल चुका होगा। और कैम्स बेसिकली एक रजिस्ट्रार है, कैम्स और कार्वी दोनों रजिस्ट्रार है, फ्रैंकलिन का खुद का रजिस्ट्रार है। जितने भी म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हो इन्हीं दो रजिस्ट्रार के थ्रू इन्वेस्ट होते हैं, जैसे एचडीएफसी कैम्स के थ्रू आता है, रिलायंस कार्वे के थ्रू आता है, एलएनटी कैम्स के थ्रू आता है, डीएसपी भी कैम्स के थ्रू आता है। ऐसे कुछ फंड है जो कार्वे के थ्रू आते हैं, जिनको बेसिकली रेगुलेटरी बॉडीज है जो आपके बैकएंड सपोर्ट को काम करती है, आपको नहीं, बेसिकली जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इन बैकएंड सपोर्ट्स पे काम करती है। तो आपको जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स भी आता है वो कैम्स के थ्रू से आता है। इसके बाद मुझसे पूछा है मिस्टर विनायक कुमार देसाई ने, उन्होंने मुझसे पूछा है क्या हम ई केवाईसी के साथ डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। देखो डीमैट बात अलग है और ई केवाईसी अलग है। ई केवाईसी के लिए आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको ई केवाईसी करना होता है, डीमैट के लिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो डीमैट अकाउंट जरूरी होता है, दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मिलाइए मत कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरी ओपन करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। काफी बारे ब्रोकर्स आपको ये बोलते हैं कि सर डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको जरूरी है, कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीमैट अकाउंट बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है जो मेरे फॉरम पे पूछा गया था कि 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है ई केवाईसी में, ई केवाईसी से रिलेटेड है कि दोस्त कि अगर आपकी ई केवाईसी रजिस्टर्ड है तो आप सिर्फ 50,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन पर म्यूचुअल फंड ही कर सकते हो, पर पैन बेसिस पे। तो मेरा सजेशन रहेगा ये रेस्ट्रिक्शन हटाने के लिए अपने ई केवाईसी को सी केवाईसी में, नॉर्मल केवाईसी में वेरीफाइड करवाइए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, किसी भी ऐप प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, इमीडिएटली आपकी ट्रांजैक्शन के साथ में वो आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स भी आपके रजिस्ट्रार को सेंड कर देगा, शेयर कर देगा और आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाएगा, जो आपका 50 रुपए का रेस्ट्रिक्शन है वो हट जाएगा। ई केवाईसी बेसिकली उन लोगों के लिए बना था कि जिनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, हर साल कम इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ 50,000 रुपए से ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो वो आधार बेस्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अलग से कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मल डॉक्यूमेंट सारे देने जरूरी होते हैं अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस हो सकता है कि मैंने कवर नहीं करे हो, तो आई एम रियली सॉरी, मैं उसको आने वाली वीडियो में फिर दोबारा से कवर करूंगा। और मैंने यहाँ पे काफी लोगों की मुझे लगता है कि मैंने हेल्प कर पाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपके अगर कोई कमेंट्स मिलते हैं हमारे कमेंट में तो आप भी कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर पता है। और एक स्पेशल नॉर्मली एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मुझे मेरे सामने अभी जस्ट रिसेंटली फेस हुई है, और मैं आप सब लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि देखो नॉर्मली क्या है कि आप में से काफी लोगों के पास जो नंबर रजिस्टर्ड है, मुझे लगता है कि आप में से काफी लोगों के पास मैसेजेस आते हैं कि ट्रेडिंग के लिए कि सर इस स्टॉक में पैसा लगा दो, 10 गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, एक दिन में 15% रिटर्न कमा लोगे। और काफी बार फोन भी आते हैं आपको कि बोलते हैं कि सर मैं आपको डेली की 10,000 रुपए कमवा के दूंगा। इस तरह के मैसेज, आप समझ गए हो कि मैं किस तरह के मैसेजेस बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारे मैसेज आते हैं, और हम में से काफी सारे, देखो नॉर्मली क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि उनके पास डेटा होता है, वो डेटा कहाँ से लीक होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी लोगों के पास डेटा होता है, आपका डेटा लीक हो चुका होता है तभी वो आपके पास आता है। वो डेटा लीक होता है, उसके बाद वो 1 लाख लोगों के पास 1 लाख लोगों को सेम मैसेजेस भेजते हैं। अब उन 1 लाख लोगों में से कुछ 10% और 5% का ऐसा उनका टारगेट होता है कि इतना ही होगा। उनको भी पता है कि 90% लोग जवाब नहीं देंगे और कुछ नहीं करने वाले, लेकिन 5% ऐसे है जो उनके जाल में फंस जाएंगे, जो कि वो कस्टमर्स होते हैं जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इक्विटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। उनको सिर्फ मैसेज आया कि 1 महीने में, या उनको फोन आया कि सर हम आपको एक दिन में 10,000 रुपए कमा के देंगे, डेली ट्रेडिंग करवाएंगे। आप यकीन कीजिए नहीं कीजिए, आपने ऐसा देखा नहीं, देखो मैंने अपने 8 साल के कहते हैं बहुत बार ऐसा देखा है। मैंने लोगों के पैसे लुटते हुए देखे हैं ट्रेडिंग में, और जीरो होते हुए तक देखे हैं। मैं देखो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, मेरे व्यूअर हो, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप में से काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शायद नहीं भी किया होगा, या शायद करने वाले होंगे, या मैसेजेस आते होंगे। मैं आपको बोलता हूँ कि आप इन मैसेजेस से इन फोन कॉल से बिल्कुल दूर रहिए। ऐसा नहीं होता, आपको एक दिन में 15,000 रुपए कमा के देंगे, 10,000 रुपए, वो सब जुआ है एक तरह का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा इस तरह की कुछ चीज है ही नहीं। वो सिर्फ क्या करते हैं कि आपसे इन्वेस्टमेंट कर, आपसे 2 तरीके से होती है, या तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे और आपको इनिशियल पेमेंट लेंगे 40-50 हजार रुपए का,
और वो 40-50 हजार रुपए पे इतनी बार ब्रोकरेज जनरेट करेंगे, डेली आपसे ट्रेड करवाएंगे कि आपकी वो 50 हजार रुपए की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ब्रोकरेज कमाना, सिर्फ ब्रोकरेज कमाना। अगर वो इतना पैसा कमा सकते हैं तो वो खुद नहीं ट्रेड करेंगे, खुद नहीं प्रॉफिट बनाएंगे इतना डेली 10,000 रुपए का, आपसे क्यों करवाएंगे, क्योंकि इनको टारगेट होता है। तो आप इस बात को समझिए, मेरा बिल्कुल भी फेवर नहीं है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट भी करते हो, ट्रेडिंग के बारे में आपको पता है, थोड़ा बहुत पता है, तो ठीक है आप एंटर कीजिए, लेकिन ऐसे मैसेजेस से दूर रहिए कि एक दिन में 10,000 रुपए कमाएंगे। और काफी बार ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक, कि इस स्टॉक में पैसा लगा दो 10,000 रुपए बन जाएगा, इस तरह के मैसेजेस आते हैं। और ये सारे मैसेजेस फेक होते हैं, क्योंकि उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस को दौड़ाना होता है, भगाना होता है उस पीरियड में, और ये इसलिए जाता है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आपके जैसे और भी लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जैसे मैंने बताया 5% लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके बाद उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, एंड देन वो अपनी होल्डिंग्स को बेच देते हैं, वो शेयर प्राइस वापस डाउन हो जाते हैं, उनका कोई बायर भी नहीं होता, उन पेनी स्टॉक्स का कोई बायर भी नहीं होता। अगर आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो तो मेरा सजेशन रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ब्लू चिप कंपनी में कीजिए। मल्टीबैगर स्टॉक्स नाम की चीज होती है, लेकिन अच्छी कंपनी के साथ जाइए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जिसके बारे में, जिस बिजनेस के बारे में आपको नहीं मालूम, उसमें क्यों इन्वेस्ट करना। जिस बिजनेस के बारे में, जिस कंपनी के बारे में आपको नहीं मालूम, उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। उसके पूरे फंडामेंटली रिसर्च कीजिए, डेटा को पढ़िए समझिए, स्टॉक्स को पढ़िए समझिए, ट्रेडिंग के बारे में पढ़िए समझिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसे मैसेजेस से हमेशा दूर रहिए। तो ये वीडियो मैं, ये जो लास्ट मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने भी 3-4 ऐसे हुआ है, 3-4 लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया फोन मैसेजेस के थ्रू, या उन्होंने सर्विस ले ली फोन पर जिसमें उनको ट्रेडिंग करवाई जाती है और उनका पैसा लॉस हो गया। और इवन मैंने एक इन्वेस्टर से, मैं जस्ट ये नॉर्मली इसीलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि एक इन्वेस्टर थे, मेरे सामने की बात है कि उन्होंने 23 लाख रुपीस ऐसी किसी के साथ इन्वेस्ट किए थे, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, और उनको किसी ब्रोकर ने उनको फोन किया और बोला कि सर मैं आपको डेली प्रॉफिट कमा के दूंगी। कोई लेडीज थी। अब उन्होंने क्या किया कि डेली प्रॉफिट कमाने के, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उन बंदे को खुद को रोते हुए देखा है। उन 23 लाख रुपीस उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए जोड़ के रखे थे, और उनको सिर्फ एक ब्रोकर ने फोन पे बात की और उन्होंने बोला सर मैं आपको आपका अच्छा इन्वेस्ट करवाऊंगी ये ट्रेड। और हम में से काफी, जैसे मैंने बताया कि काफी लोगों को पता नहीं होता, उनकी जिंदगी भर की वो कमाई होती है, और वो 23 लाख रुपए, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 10 दिन में वो पूरे पैसे जीरो होते हुए देखे। आप यकीन नहीं करोगे, वो बंदा ऑफिस में आके खुद रोया है, और आप खुद सोचो कि क्या हालत हुई होगी। जो बंदा पूरी जिंदगी भर की कमाई खो के बैठा है, जो कि उनकी बच्चे की पढ़ाई के लिए थी या शादी के लिए थी, क्या हालत हुई होगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, बिल्कुल भी इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए। कोई ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं होती कि 50% प्रॉफिट कमा लोगे, 60% प्रॉफिट कमा लोगे, और ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और इवन मैं ये भी नहीं करूंगा, अगर मैं ये सजेस्ट भी करूंगा कि आप में से काफी लोग एडवाइजर्स होंगे, आप इस तरह से बिल्कुल भी एडवाइस मत कीजिए कि किसी का लॉस हो, उसमें किसी का घर लुट जाए, किसी की जो जिंदगी भर का सपना है उसका पूरा पैसा। और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव होता है ब्रोकरेज कमाने का कि 23 लाख रुपए पे ब्रोकरेज कितनी कमाई होगी। और वो जिसने करा है वो बंदा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उस जगह, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं दूसरे डिपार्टमेंट में था, लेकिन मैंने देखा है एक्चुअली ये कि ऐसा हुआ है। और ब्रोकर एडवाइजर्स उस चीज पर कमीशन कमा के बाहर घूमने जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, वो बाहर घूमने जाते हैं, उनको फॉरेन ट्रिप मिलता है क्योंकि उन्होंने ब्रोकरेज जनरेट करी है, लेकिन सामने वाले बंदे की जिसका पैसा 23 लाख रुपए डूबा है, उस पर क्या बीत रही होगी, जिंदगी भर की कमाई थी वो उसकी। तो मैं आप चाहता हूं कि आप लोग भी इन चक्करों से दूर रहिए मत। मैं चाहता हूं कि मैं भी अगर आपको कोई फंड बता रहा हूं ना, या इवन मैं या हम जैसे कोई जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स है जो आपको वीडियोस बना के बता रहे हैं, आप उसको 10 जगह चेक कीजिए कि सही है नहीं है, 10 बार चेक कीजिए इवन, तब उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। और इसलिए म्यूचुअल फंड में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, इक्विटी में मुझे नहीं लगता मैंने इक्विटी घर में आपको ज्यादा कभी कुछ बताया है। इक्विटी में मैं सिर्फ सजेस्ट करता हूँ कि आप इन्वेस्ट कीजिए, ब्लू चिप कंपनीज में कीजिए और लॉन्ग टर्म कीजिए। इंट्राडे के ट्रेडिंग के चक्कर में मैं बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं कभी किसी को सजेस्ट करता हूँ, जब तक आपको नॉलेज ना हो उसके बारे में या आपको जानते ना हो उसके बारे में। क्योंकि डिलीवरी में नॉर्मली ब्रोकरेज ज्यादा जनरेट होती नहीं है, तो इसलिए आपको कोई ब्रोकर एडवाइजर आपको बताता नहीं है। क्योंकि इसमें आप 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो जितनी बार आप ट्रेड करोगे, बाय करोगे, सेल करोगे, उतनी बार ब्रोकरेज जनरेट होगी, तो आपको कोई ऐसा बताएगा नहीं। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप ब्लू चिप कंपनी का स्टॉक लीजिए, उसको सिर्फ डरे रहने दीजिए, किसी की बात मत सुनिए, कान में रुई लगा लीजिए, कान बंद कर लीजिए, कुछ मत सुनिए, स्टॉक कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, कुछ मत सोचिए। मार्केट में वोलेटिलिटी होती ही है, लेकिन मैं आपको परफेक्ट ये आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर 10-15 साल आप किसी ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगा के भूल जाओगे तो आपकी वैल्यू बहुत होगी। ये मैंने खुद ने देखा है कि लोगों की वैल्यू बढ़ते हुए भी देखा है, डाउन होते हुए भी देखा है, और सबके रीजंस मुझे पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी वीडियो ऑलरेडी आधा घंटे से ऊपर हो चुकी है,
मैं इस पे ज़्यादा वीडियो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके दोबारा दूसरे क्वेश्चंस को कवर करूँगा। और रिटायरमेंट के लिए जैसे मैंने बताया कि रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, जिसमें मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा कि रिटायरमेंट डिस्कस करूंगा कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, वो सब पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत जल्दी उस वीडियो के साथ आऊंगा मैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है थंब का, उसे क्लिक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और चैनल अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।